भारत की विरासत कौन है, क्या है? क्या भारत की विरासत महाराणा प्रताप है या फिर मुगल है? और मेरे साथ बात करने के लिए मनोज मुंतशिर है। मनोज मुंतशिर, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल है, आखिरकार जब मैं भारत की विरासत की बात करता हूं तो आपके दिल और दिमाग दोनों में क्या चीज आती है? जब आप भारत की विरासत की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में बप्पा रावल आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा उदय सिंह आते हैं, मेरे दिमाग में महाराणा प्रताप आते हैं, मेरे दिमाग में अलाउद्दीन खिलजी नहीं आता, मेरे दिमाग में बाबर नहीं आता, मेरे दिमाग में अकबर नहीं आता। मैं इसका क्या करूं? आज इसी की बात करेंगे थोड़ी और विस्तार से बात करेंगे। मुझे लगता है कि आज़ादी के 75 वर्ष हैं और इन आज़ादी के 75 वर्ष जो हो रहे हैं उसको नाम दिया गया है अमृत मंथन। तो मुझे लगता है कि आज अमृत निकलना चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव है ये, हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अमृत मंथन जब होगा अमीश, तो सिर्फ अमृत नहीं निकलेगा, थोड़ा सा विष भी निकलेगा। लेकिन हमें उस विष से घबराना नहीं चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए। वो भगवान नीलकंठ की तरह वो हलाहल गले में धारण करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम विष से भागते रहेंगे, जब तक हम पीठ दिखाते रहेंगे उन सच्चाइयों को जो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हैं, जो थोड़ा हमें परेशान करती हैं, थोड़ा हमें व्यथित करती हैं, जब तक हम सब ये मानते रहेंगे ना बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, तब तक लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। एक बार आंखें खोलने की जरूरत है, अपने इतिहास की तरफ देखने की जरूरत है कि जो हमारा अतीत है उसको कैसे अलग अलग टाइम पे, अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोगों ने अपने फायदे के लिए ट्विस्ट एंड टर्न किया और कैसे हम उसका शिकार बनते गए। तो हमारी विरासत, आप कहते हैं कि हमारी विरासत मुगल नहीं है, हमारी विरासत महाराणा प्रताप है, हमारी विरासत ये लोग हैं, हमारी विरासत। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इनका भी तिरस्कार हुआ है? तिरस्कार इस तरीके से हुआ है कि इतिहास में जो स्थान इनको मिलना चाहिए था, जिस स्थान के हकदार थे, उस स्थान पर ये नहीं दिखाए गए, उस स्थान पर इनको भेजा ही नहीं गया। हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी ना, जो अंग्रेज लेके आए थे, आप देखिए, ये फिर से मैं बता रहा हूं कि जब इस देश पे शासन शुरू हुआ है, जिसको हम स्वाधीनता कह सकते हैं, जब स्वायत्तता हमको मिली, तो कहीं ना कहीं बड़े अंग्रेजी तरीके से इस देश को हांका गया है। क्योंकि जो लोग देश चला रहे थे, जो लोग डिसीजन मेकर्स थे, जो लोग अथॉरिटीज थे, जिनके कहने पे हाँ या ना बोलने पे चीजें चलती थी, उनके दिमाग में और लॉर्ड मैकाले के दिमाग में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। मैकाले का स्पीच आप सबने सुना है, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि मैंने पूरा भारत देख लिया है, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम पूरा हिंदुस्तान घूमने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस देश की जो सांस्कृतिक जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। अगर भारतवर्ष को गुलाम बनाना है, अगर भारतवर्ष पे यूनियन जैक लहराना है, तो उसका एक ही तरीका है, सिर्फ एक तरीका है कि इनके अंदर हीन भावना भर दो, इनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर दो। इनको बताओ कि तुम दबे कुचले हुए हो, तुम जो पहनते हो वो ठीक नहीं है, तुम जो बोलते हो वो भाषा ठीक नहीं है, तुम्हारा लिटरेचर ठीक नहीं है, तुम्हारा पहनावा, तुम्हारा खान पान सब ठीक नहीं है। बेसिकली गुलामी की सोच अंदर तक घुसा दो, गुलामी की सोच को अंदर तक घुसा दो। ये बोलो पहले मुगलों ने राज किया, अब हम राज कर रहे हैं, तुम तो गुलामी थे। एग्जैक्टली तो ये जो गुलामी की सोच घुसाई है ना, आप आगे देखें क्या हुआ। आगे भी यही हुआ। आगे जब हम 1947 में जब हमारे हाथ में पावर आता है, तो हमें बहुत जल्दी, और हमें से मेरा मतलब है वो लोग जो सत्ता में बैठे हुए थे, जो सत्तारूढ़ थे, उनको ये डर कहीं ना कहीं सताने लगा कि अगर ये जो हम झूठे सेकुलरिज्म का नगाड़ा बजा रहे हैं, खैर सेकुलरिज्म तो वर्ड बहुत दिनों बाद आया, संविधान में पहले तो था नहीं, लेकिन तरीका वही था। और जब मैंने आपके शो की शुरुआत में अमीश ये बात बोली कि ये सारा दोष किसी और का नहीं, हमारा अपना है, पहले अपनी तरफ हम आंख उठा के देखें, हमने सह लिया, हमने बर्दाश्त कर लिया, हम चुपचाप, कोई बगावत ही नहीं की हमने इस बात पे। हाँ ठीक है, गा से गणेश नहीं, गा से गधा सही। अरे ऐसे होता है क्या? तो मैं समझता हूं कि जन जागृति का जो समय अब चल रहा है, अब सहने और चुप रहने के दिन गए, अब हम बोलेंगे। इसका नतीजा कुछ भी हो, हमें अच्छा कहा जाए, बुरा कहा जाए, गलत कहा जाए, सही कहा जाए, पर हम बोलेंगे। अब हम खामोश नहीं रहेंगे। अब हमारे अंदर क्रोध है और यह क्रोध हमारी ताकत है। कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम लिए बिना प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, अरि का विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे।
महाराणा प्रताप का आप वर्णन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। भारत के महान क्रांतिकारी, देशभक्त, महाबली महाराणा प्रताप के बारे में आप क्या पंक्तियां कहना चाहेंगे? देखिए, कमाल की बात यह है कि जब आप मुझसे पंक्तियां कह रहे हैं कि मैं क्या, तो मैं अपनी पंक्तियां कहना ही नहीं चाहता। मैं आज ये जितने लोग मुझे सुन रहे हैं जी, और जो कि मेरे सोशल मीडिया पे जाके ये शोर मचाते हैं कि मैं क्यों ये गड़े मुर्दे उखाड़ रहा हूं, जी। क्यों महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई को इस वक्त वापस लेके आ रहा हूं, तो मैं उनसे अकबर की पंक्तियों में ही कुछ कहना चाहूंगा। मैं फतेहनामा चित्तौड़ आपको पढ़ के सुनाता हूं, सुनिए आप। अकबर के शब्दों में, हम अपना कीमती वक्त अपनी सलाहियत के मुताबिक जंग और जिहाद में गुजारते हैं। जंग और जिहाद में शैतान काफिरों के खिलाफ टोली बनाकर हमला हुआ और उस जगह कब्जा हो गया जहां किला खुलता है। अभी शैतान काफिर किसको कहा जा रहा है ये आप समझ लें, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम अपनी खून की प्यासी तलवारों से एक के बाद एक कत्ल करते गए, लड़े नहीं, युद्ध नहीं किया। सिपाहियों की बात नहीं हो रही है, सिविलियन की बात हो रही है। हम अपनी खून की प्यासी तलवारों से एक के बाद एक कत्ल करते गए और कत्ल हुए लोगों का अंबार हो गया। बाकी बचे हुए लोगों का पीछा हुआ जैसे वो डरे हुए गधे हों शेर से भागते हुए। ये है आपका महान अकबर। ये आपने अकबर को ही, अकबर ने जो बोला वही आपने एग्जैक्टली पढ़ा है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और अब मैं बात करना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं कि हमें मुगलों ने गुलाम बनाया, आपने उस पूरे फैक्ट को ध्वस्त कर दिया कि मुगलों के कभी गुलाम भारत था ही नहीं। अगर ऐसा होता तो यहाँ हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म, कोई धर्म ही नहीं बचता, सिर्फ एक ही धर्म होता। मैं आपसे एक अलग सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है अंग्रेजों के गुलाम हम उनकी मानसिकता की वजह से थे, अपनी मानसिकता की वजह से थे, उनकी वजह से नहीं? हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, इस दुनिया में एक बात बहुत सच है, चाणक्य ने भी कहा था कि हर प्रजा को वैसा ही राजा मिलता है जैसा वो डिजर्व करती है। तो जो लोग हमें मिले, हम उनको डिजर्व करते थे, कोई अन्याय नहीं हुआ है हमारे साथ, हम ऐसे ही थे, हम इसी लायक थे कि हमें बहलाया जाए, फुसलाया जाए, हमारे ऊपर, हमारी साख पे, हमारी मर्यादा पे, हमारी लेगेसी पे घोड़े दौड़ा दिए लोगों ने हमारी आंखों के सामने और हम कुछ नहीं कर पाए। जब हमें बताया जाता है कि हम इतने साल मुगलों के गुलाम रहे, अरे ये तो जो सिलेबस में पढ़ाया गया है वो झूठ है। हमें 7वीं सदी क्यों नहीं गिनवाई जाती जब बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम को ईरान तक दौड़ा दौड़ा के मारा था? ये सब हमें नहीं पढ़ाया जाता। हमें तो पढ़ाया जाता है कि भारत में मुगलों का राज था, जबकि उनकी सल्तनत तो भारत की सल्तनत नहीं थी, दिल्ली सल्तनत थी। यानी कुल मिलाकर दिल्ली के इर्द गिर्द राज करते थे। भाई, महरौली से यमुना तक, ये जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त अगर आप महाराष्ट्र की तरफ देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज का डंका बज रहा था, उनकी तलवारों के आगे किसी की मजाल नहीं थी आके खड़ा हो जाए। अगर आप साउथ की तरफ जाएं तो वहां के एम्पायर जो थी, जो वहां के राजा थे, वो बड़े मजबूत थे। राजस्थान कभी ये पूरी तरह ले ही नहीं पाए, गुजरात की तरफ ये पहुंचे ही नहीं। हम कहां की बात कर रहे हैं? क्या मजाक है ये? कौन सी सल्तनत और कौन सा मुगल साम्राज्य? जब हम एक वर्ड यूज करते हैं ना, द मुगल ऑफ म्यूजिक, द मुगल ऑफ दिस, द मुगल ऑफ बिजनेस, पहली बात तो ये सोच बदल दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ भगोड़े थे और ये बाद में लुटेरे थे। इनकी तीसरी कोई पहचान नहीं है। भगोड़े और लुटेरे, तीसरी पहचान जो दी है वो इस देश ने दी है और हमारी नपुंसकता ने दी है, क्योंकि हम चुपचाप सुन गए और सह गए। महरौली से यमुना, यही सल्तनत है, इसको आप जो कहना चाहें कह लें। मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आज के युग में नहीं है। मैं एक किस्सा पढ़ रहा था और आपने तो फिल्म भी करी है, फिल्म शेरशाह, और उसमें जो संजय दत्त का किरदार है, वो जो किरदार है वो एक ऐसे व्यक्ति का है जो वाकई असलियत में था। भुज में जी, जो वाकई असलियत में था, रणछोड़ दास पग्गी। 1965 और 1900, ये देश की जनता को पता होना चाहिए, देश के युवाओं को पता होना चाहिए कौन था रणछोड़ दास पग्गी। रणछोड़ दास पग्गी वो व्यक्ति था जिसने 65 और 71 की लड़ाई में भारतीय सेना का मार्गदर्शन किया, और जो पग्गी नाम दिया है क्योंकि वो पग पहचान लेता था, कितने ऊंट गए हैं, कितने लोग उस पे गए हैं, इसलिए उसको नाम पग्गी दिया गया। और उसके नाम पर बीएसएफ की एक पोस्ट भी है आज की तारीख में। उसका देहांत 112 साल की उम्र में, 112 साल की उम्र में 2013 में हुआ है। तो हमारे देश में रणछोड़ दास पग्गी को भी कोई जानता नहीं है। हालांकि एक फिल्म बनी है, उसके जरिए हो सकता है बहुत लोग उसको जाने, अब आने वाले दिनों के अंदर उनके बारे में पढ़े। तो ऐसा नहीं है मनोज भाई कि
उस समय ऐसा था, आज तक ऐसा ही है कि हमारे देश के अंदर रणधीर दास पग्गी को भी पहचान दिलाने के लिए एक फिल्म बनानी पड़ती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपके उसमें आपने एक सिपाही के बारे में लिखा है और बहुत ही खूबसूरत लिखा है। इतना खूबसूरत लिखा है कि जब मैंने वो पढ़ा तो मेरी आंखों में खुद आंसू आ गए। जब मैंने वो सुना तो वाकई मन में ज्वाला सी कूद उठी। आजादी के इस जश्न में जरूर सुनाइए। हमें यह कहानी नहीं पता है कि एक आदमी अपनी कॉल का, अपनी कसम का, अपने वचन का, अपने धर्म का इतना पक्का था कि मैं जानवरों की बलि नहीं दूंगा, उसके बदले मुझे कुछ भी करना पड़े। हमने नहीं, पग्गी के बारे में कभी नहीं जाना। हमने रणछोड़ दास के बारे में ये जो एक उनका स्ट्रैटेजिक आर्ट था कि रेत पर पड़े हुए पैरों के निशान देख के वो ये तो जान ही लेते थे कि यहां से कितनी फौजें गई हैं, कितने घोड़े गए हैं, यहां से कितनी पैदल सैनिक गए हैं। क्योंकि ये भी रेगिस्तान जान का लेते इलाका था, ऊंट होते थे थे। कि हाँ कितने राइट, ऊंट है, ऊंट, घोड़े नहीं है वहां, करेक्ट, कितने ऊंट निकले हैं। लेकिन वो ये भी जान लेते थे कि ये जो ऊंट गुजरे हैं ये हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी है, ये जो फौजें यहां से गुजरी हैं वो हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी है, इतना तक पहचान लेते थे। ये उनका स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस था। रणछोड़ दास पग्गी जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ तो सैम मानिक शाह ने बोला कि रणछोड़ दास पग्गी को बुलाइए, उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। तो हेलीकॉप्टर पे वो गए और हेलीकॉप्टर में उन्होंने एक पोटली, हेलीकॉप्टर भेजा गया उनको स्पेशली लेने के लिए। हेलीकॉप्टर में एक पोटली थी, तो पोटली में सैनिकों ने बोला खोल के दिखाइए इसमें क्या है। तो उसमें 2 रोटी, नमक और प्याज था। उसने बोला एक रोटी उनके लिए लेके जा रहा हूं, एक अपने लिए लेके जा रहा हूं। तो ये खूबसूरती थी रणछोड़ दास पग्गी की। मुझे लगता है कि 112 साल वो रहे और उन्होंने भारत माता की सेवा करी। जिस तरीके से वो कर सकते थे उनको हम सलाम कर सकते हैं। आजादी के इस दिन पर उस व्यक्ति को जरूर याद करना चाहिए जिसने 65 और 71 की लड़ाई हमें जितवा दी। यानी उसमें उनका योगदान रहा। वो योगदान बहुत लोगों ने जितवाई लेकिन उनका बड़ा योगदान रहा। सिपाही जो आपने लिखा ना, मुझे लगता नहीं है कि इससे खूबसूरत कुछ लिखा जा सकता है। थैंक यू अमिश। और इस वक्त मुझे मेरा देश सुन रहा है। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि ऐसी फिल्मों के गाने लिख पाया मैं जिनमें वीरता, वैलर और पराक्रम का संदेश पहुंचा लोगों तक। चाहे वो केसरी हो, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, चाहे भुज हो या अभी शेरशाह। जब मैं इन लोगों की कहानियां सुनता हूं और पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि अगर वाकई कोई कहानी जानने लायक है, अगर हमें जिंदगी के आखिरी कुछ लम्हे हमारे पास हों और कहा जाए कि तुम एक इंसान के बारे में जान सकते हो, तो हमें किसी फौजी की कहानी जान लेनी चाहिए। ये जो कविता है सिपाही, ये कविता दरअसल एक आखिरी चिट्ठी है। ये आखिरी चिट्ठी है एक सिपाही की जी। और एक सिपाही मैं कह रहा हूं, लेकिन सच ये है कि इस देश में जितने भी सिपाही शहीद होते हैं, अगर उनको मौका दिया जाए तो वो अपनी आखिरी चिट्ठी में यही लिखेंगे जो इस कविता में मैंने लिखा है कि सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी मां के पास। सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी मां के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोलकें बजाना, पूरे गांव में घुमाना और मां से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या, बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा, मैं सरहदों से बोल के आया था एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। वाह। मेरी छोटी बहना, उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना, वहीं तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना कि भारत मां का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम ना करना, मैंने खुद ये शहादत चाही है,
मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। ये जो बोल हैं वो इतने खूबसूरत हैं, शायद आंखें नम हो जाएं। स्टूडियो में मैं हूं तो मेरे कैमरामैन की भी आंखें नम है और स्टूडियो के उस पार दर्शकों की भी आंखें नम होंगी। आपने जो तेरी मिट्टी गाया, जो तेरी मिट्टी के बोल लिखे, मुझे लगता है कि वो भी एक सिपाही की कहानी है। चाहे वो अभी आपने शेरशाह में जो आपने शब्दों को लिखा या फिर भुज में आपने एक गाना लिखा, मुझे लगता है कि वो सब कहानियां हैं। अगर आज इस आज़ादी के मौके पर आप गुनगुना दें अपने तरीके से। मैं तेरी मिट्टी के कुछ बोल अपने देशवासियों को नजर करना चाहता हूं, उनको भेंट स्वरूप देना चाहता हूं। तेरी मिट्टी जिस तरह से आपने एक नेशनल एंथम की जगह लाके खड़ा कर दिया है, मैं जब कभी इसके बारे में बात करता हूं तो अंदर से एक आवाज आती है कि ये गाना किसी के लिखने, किसी के गाने और किसी के संगीतबद्ध करने की वजह से बड़ा नहीं है। ये गाना इसलिए बड़ा है क्योंकि वाकई जो ये करोड़ों हिंदुस्तानी हैं उनके दिल में देशभक्ति का जज्बा धड़कता है। अगर नहीं होता तो मैं डेटा और नंबर्स की बात करूं तो तेरी मिट्टी जैसा गीत इस तरह नहीं सुना जाता। मैं तेरी मिट्टी की कुछ पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं कि ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। ये उन सभी आज़ादी के मतवालों के नाम, उन रणबांकुरों के नाम जिन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, बस वतन के बारे में सोचा, बस आज़ादी के बारे में सोचा, तिरंगे के बारे में सोचा और उस दिन के बारे में सोचा जब हम स्वाधीन होंगे, स्वतंत्र होंगे। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये वो सिपाही है जिसे किसी से मोहब्बत भी है, जो किसी का बेटा भी है, जो किसी का भाई भी है, जो किसी का पति भी है, जिसकी कोई माशूका भी है, लेकिन ये सब कुछ छोड़ देता है। और जब ये अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में होता है, जब उसके बदन से लहू का आखिरी कतरा बह रहा होता है, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। वो मुस्कुरा रहा होता है कि मैं कितना मुकद्दर वाला हूं कि मुझे इस देश के लिए मरने का मौका मिला। कितनों को ये मौका मिलता है और उसे याद आता है अपना वो गांव जो वो छोड़ के आया है, कि सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। उसे याद आती है वो माशूका, वो पत्नी जिससे वो वादा करके आया था कि मैं कश्मीर जा रहा हूं और आते हुए तेरे लिए पश्मीने की शाल लाऊंगा। वो पश्मीने की शाल तो खैर क्या लाता, वो खुद भी कभी वापस लौट के नहीं आया, वो तिरंगे में लिपट के आया। लेकिन आंखें बंद करते करते उसकी आंखों में वो चेहरा था जो चेहरा उसने कभी बड़े प्यार से चूमा था। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। उसको वो माँ याद आती है जो कहती थी मेरा बेटा चांद जैसा है। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं ये और बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं। मुझे लगता है कि इस आज़ादी के इस मौके पर हर देशवासी को दिल को छूने वाली, इस समय इस माध्यम से न्यूज़ 18 के नेटवर्क के माध्यम से जितने लोग, करोड़ों लोग आपको सुन रहे होंगे, उनके दिल को ये पंक्तियां छू गई होंगी। कितनी बार भी सुनो मनोज, कितनी बार भी सुनो इन सब चीज, इन शब्दों को, ऐसा लगता है ये कम है, ये कम है। आपने न्यूज़ 18 को अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बड़े धूम